पाठ्यक्रम। जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी सेकंड पेपर में जो कहानी विधा आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसमें आज हम जो कहानी करने वाले हैं वो है अपना अपना भाग्य। ये कहानी जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी है। प्रथम प्रकाशन इसका विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में हुआ और संग्रह कौन सा है? वातायन 1931। तो विशाल भारत पत्रिका में ये 1900 यानी पत्रिका में तो ये 1929 में आया और संग्रह जो है, संग्रह जैसे कहानी संग्रह होता है तो वातायन कहानी संग्रह जो कि 1931 में आया। इसमें आप देखते हैं कि अपना अपना भाग्य कहानी भी है। तो इसको आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर आता है कि पहला प्रकाशन तो विशाल भारत 1929 और किस कहानी संग्रह में, तो वातायन जो कि 1931 में आया। वातायन कहानी संग्रह में अन्य जो कहानियाँ उसमें है फोटोग्राफी, खेल, चोरी, दिल्ली में अंधे का भेद, आदित्य, व्याह निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी, ये अन्य कहानियाँ भी इसमें हैं। अब बात करें जैनेन्द्र जी के द्वारा इस कहानी के संदर्भ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन कहा जाता है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ये कहना किसका है? स्वयं जैनेन्द्र जी का। जैनेन्द्र कुमार, जिनका जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था, उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में ख्याति अर्जित व्यक्ति, इन्होंने अपनी लेखनी, जीवन संस्मरण, साक्षात्कार आदि विधाओं में भी चलाई। इनके संदर्भ में रामचंद्र तिवारी का कहना है कि हिंदी के दर्शन, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनिष्ठा को कला चेतना के साथ संपृक्त करने का जो कौशल था, कला कौशल, वो जैनेन्द्र को प्राप्त था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कहानी जो अभी हमने देखा कि अपना अपना भाग्य कहानी है, तो ये प्रकाशन में जो विशाल भारत में ही आया, लेकिन ठीक है, कहानी संग्रह तो वातायन ही है, तो हमें दोनों ही ध्यान रखना है। इनके द्वारा प्रमुख जो कुछ रचित कृतियां हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आती हैं, जैसे उपन्यास विधा में देखें तो परख 1929 में देखिए इनका परख भी आया था, तो विशाल भारत में उसको स्थान भी 1929 में मिला। परख 1929, सुनीता बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनके द्वारा रचित जो कि 1935 में आया। तो परख 29 में, सुनीता 1935 में, त्यागपत्र इनके द्वारा रचित है 1937 में, कल्याणी 1939 में। तो 29 में है परख, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, विवर्त करके है इनके द्वारा विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956 में है, मुक्तिबोध 1966, अनंतर 1968, आनाम स्वामी 1974, दसार्क 1985 और दसार्क इनका अंतिम उपन्यास होता है। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दसार्क। कहानी संग्रह भी इनके द्वारा जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह में है फांसी कहानी संग्रह। फांसी कहानी संग्रह इनका जो है प्रकाशन में आया 1929 में। जब उपन्यास 1929 में आता है, कहानी संग्रह फांसी में 1929 में, और जो वातायन है 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942 में पाजेब आया, ध्रुव यात्रा 1944, जय संधि 1949। तो इस तरीके से जैनेन्द्र की कहानियाँ कुल 7 भागों में। अब निबंध संग्रह में देखें तो इनके द्वारा प्रस्तुत प्रश्न 1936 में, जड़ की बात 1945, पुर्योदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953 में, सोच विचार 1953 में आया, काम, प्रेम और परिवार करके 1953 में, समय और हम 1962, इतस्तता 1962, परिप्रेक्ष्य 1964। तो ये कुछ इनके निबंध संग्रह हैं। संस्मरण में इनका है 1954 में इनका संस्मरण आया था। संस्मरण का नाम था ये और वे, और जीवनी अकाल पुरुष गादी 1968 में। अनुदित ग्रंथों में मंदाकिनी, प्रेम में भगवान, है ना, और भी इसी तरीके से संपादित ग्रंथों में साहित्य चयन। और इनकी पहली कहानी जो है इनके द्वारा जो है जैनेन्द्र के द्वारा जो पहली कहानी है वो खेल है, जो कि 1928 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाकी अपना अपना भाग कहानी तो 1931 में लिखा गया, जो वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। संवाद शैली में कहानी लिखा गया है और मध्यवर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती हुई इस कहानी
के बारे में यानी आपको जो दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक व्यंग्य भी करता है कहानी में। ये कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश इसमें लिया गया है। बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। एक गरीब बच्चे को चित्रित किया गया है। गरीब बच्चा सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसके प्रति संवेदना नहीं दिखाई। तो जो कहानी का अंत है बहुत ही दुखांतक होता है, पाठक को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हमारे समाज में अमीरी गरीबी यानी सामाजिक विषमता की खाई कितनी ज़्यादा गहरी है और उसमें भी मनुष्य इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। गरीब की उपेक्षित जीवन जीने को मजबूरी और अमीर वर्ग के द्वारा निर्दयी कठोरता वाला व्यवहार जो है वही दिखाना लेखक का मुख्य उद्देश्य था, ताकि पाठक वर्ग पढ़ के उनके अंदर संवेदनशीलता जो है वो जागे। तो प्रतिपाद्य ये कहानी का है। विशेष तौर पे ये कहानी जो है संवाद शैली के प्रयोग में लिखा गया है। कहानी में पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित किया गया है। एक विचार प्रधान कहानी है, सोचने पे मजबूर करने वाली कहानी है। ये कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर भी व्यंग्य किया गया है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या को चित्रित किया गया है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या को भी उकेरा गया है। ये कहानी है उल्लेखित स्थान में नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल डी पब आता है जहाँ लेखक और उसका मित्र जो है वहाँ पे स्टे करते हैं यानी रुके रहते हैं। और गौड़ पात्र में यहाँ पे है 2 वकील मित्र। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता, लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है। तो अपना अपना जो भाग्य कहानी, इसके द्वारा लेखक ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचने के लिए विवश करने की बात कही है कि उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी को भी जनमानस ले। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई उसकी मदद नहीं करता। यदि समय पर उस बालक की सहायता होती तो ना वो केवल जीवित रहता, अपितु समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता। तो लेखक इस कहानी के द्वारा ये भी संदेश दे रहे हैं कि समाज का जो निचला तबका है वो कितना स्वार्थी है, वो कैसे बिल्कुल जिम्मेदारी को अपने समझता ही नहीं है। लेखक अपने मित्र के साथ कहानी का जो शुरुआत सारांश था अगर देखें तो लेखक स्वयं बता रहे हैं कि अपने मित्र के साथ वे नैनीताल में संध्या के समय बहुत देर तक निरुद्देश्य घूमने के बाद सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रूई के रेत से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण, जैसे हमारे साथ वो खेलना चाह रहे हों। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का यह प्रमोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक सामने प्रतिस्थापित कर एक एक और अपनी सुई सी शकल की डोंगियों को मानो शर्त बात कर सर पर दोहरा रहे हों। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे हों। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियाँ मार रहे हों। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेलों को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता नहीं थी, बीते का ख्याल ना था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे सत्य की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह भी हो रहा था। वो आ रहे थे, जा रहे थे, किसी का कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। सब उम्र के सब तरह के लोग थे उसमें। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकल जा रहा था। अधिकार घर में ताने अंग्रेज उससे थे और चित्रणों से सजे घोड़ों की बाग थामे पहाड़ी उसमें पहाड़ी थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया था और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हों। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपत्ता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे।
अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती, तेज चलती थी। उन्हें न चलने से थकावट आती थी, ना हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ अकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तान पर कोड़े भी फटकार देती थी। तो वो समूचा दृश्य वहाँ का दिखाया गया है कि ये दृश्य था वहाँ के आसपास का। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के किनारे, बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो लेखक ने परिवेश की तुलना की है कि हमारे भारत की जो स्त्रियाँ कैसे वो दामन बचा के संभालती हुई चल रही हैं, साड़ी की कई तह में सिमट कर लोक लज्जा, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन का खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम मिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का जो है क्या मिला है, अधिकार मिला है। घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक करके चीड़ हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी से मालूम हुई और हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिर कर देखा, ये लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। लेखक कह रहा है कि सब तरफ सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका से जगमगा रही थी। वो जगमगाहट 2 मील तक फैली हुई प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना, 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पुंजीभूत करके व्यक्त कर रहा था। पहाड़ों की सिरों पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सब को ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले बहुत से पहाड़ भी नहीं दिखने लगे, मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया, एक शुभ महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निभेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घटना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप 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 टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस काव्यरेधाकार शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों होटल आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कड़ कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर एक बेंच पड़ी थी। उनके जी में बेचैनी हो रही थी। झटपट होटल पहुंचकर सोचे इन भींगे कपड़ों से छुट्टी पा ले और गर्म बिस्तर पर छिप कर सोना चाहते थे, पर साथ में मित्रों की सनक कब उठेगी, क्या थमेगी, इसका पता नहीं था और वह कैसी क्या होगी इसका भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठो। हम उस चूते कोहरे में रात के बता रहे ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा नहीं मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने कर लिए और इस जोर से वो मित्र जो थे बैठा लिए और अब कोई चारा ही नहीं था। लाचार हम भी बैठे रहे और सनक उनका जो है छूटा भी नहीं। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सर के बड़े बड़े बालों का खुजलाता हुआ चला रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में न जाने कोई अगला है, ना कुछ, न पिछला, न दाया न बाया। पास ही चुंगी की लालटेन की छोटी छोटी सी प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 वर्ष का, गोर रंग का, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रिया खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी देख ही नहीं रहा था, ना नीचे की धरती ना ऊपर। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। मित्र ने आवाज़ दी। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू घूम क्यों रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर, कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिए।
क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और जूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तूने भाग आया? क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोटी थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ आए। वो अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया। मर गया? तो यहाँ पे मर गया शब्द को हाँ साहब, उन्होंने कहा कि हाँ साहब ने मारा और मर गया। अच्छा हमारे साथ चलो। वो साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 साला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट, कुछ लापरवाही भी। हाँ हाँ, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना? देखिए ये लड़का है। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ। वो कहते हैं कि बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़ी शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से भी। लो जी ये नौकर लो, मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप जी बस खूबी अरे गरे को नौकर बना लेते हैं क्या? अगले दिन वो न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ? मैंने क्या खाक? आप भी जो अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वह रुपये रोज की किराए वाले में सजी मसहरी पर सोने झटपट चल दिए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर किया, मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कुछ कहा, मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही हैं शायद, मेरे पास देखूं। सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सबका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अते यार बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितना दया, पास में उतने पैसे तो नहीं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा मित्र चुप रहो। फिर लड़के ने बोला, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। काम मिलना वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ ढूंढ दूंगा, तो जाओ। हाँ ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? तो उसने कहा यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर आ गए। हवा तीखी थी, हमारे कोटों का पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहियाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु दुलारे का वह बालक निश्चिंत संग हमारे होटल डी पब नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चल पड़े। उस लड़की की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिली कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहियाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। यह कहानी हमें दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाती है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। यही तो एक अंतर है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया होगा कि कहानी लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है, वो स्पष्टता नजर आता है। इसमें प्रमुख उद्धरण है, पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जहां सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और चित्रणों से सजे घोड़ों की बाग थामे वह पहाड़ी उसमें था, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचल कर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम मिलाना सीख गए। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत।
कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निसंग निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानते हुए सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। ये अंग्रेजों की जो चाटुकारिता पर, जो भारतीय मतलब चाटुकारिता करते उन पे व्यंग था। पहाड़ के सौंदर्य के संदर्भ में लेखक का कहना है कि एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्विहित सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा, नंगे पैर और नंगा सिरा, एक मैली सी कमीज लटकाए है, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला, ना कोई पिछला, न दाया और ना ही कुछ बायां है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वो बस अपने विकट वर्तमान को ही देख रहा था। लड़का कहता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन है, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। वकील लेखक से, अजी ये पहाड़ी जो है बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से भी। तो वो जब लेखक लेके जाता वकील के यहाँ तो वो झिटक कर ऐसे कहता है, मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो, सक पकाकर मित्र मेरा, मतलब लेखक कहते हैं कि मैंने कहा कि 10 का नोट ही दे दो तो सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे कि अरे यार बजट बिगड़ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि ये कौन सी कहानी से है। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक सी थे, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। तो यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहियाई कहो। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि जो पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहियाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना ही भाग्य। तो आज के लिए इसे यहीं पे कहानी को समाप्त करते हैं। ये कहानी यहीं तक था और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। और टेलीग्राम का लिंक जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम से बराबर अपडेट के लिए कनेक्ट हो जाए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।